शहंशाह की बेटी अस्का अपने वालिद की इज्जत बचाने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकलती है। अपनी बहादुरी और अकल से वो हर आजमाइश को अबूर करती है। रास्ते में वो एक ताकतवर जीनी की मदद करती है और उसकी मदद के बदले वादे के मुताबिक जीनी का जादुई घोड़ा सनलाइट हासिल करने के लिए वो जीनी के साथ उसके घर जाती है। लेकिन जीनी की माँ, जिसे सब डीमन मॉम कहते थे, शुरू ही से उस बहादुर नौजवान पर शक कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि जो नौजवान उसके बेटे जीनिया की मदद को आया है वो दरअसल लड़की है जो लड़के का भेष बनाए हुए है। अपने शक की हकीकत जानने के लिए उसने एक चाल सोची। रात के वक्त उसने चुपके से जीनी और अस्का दोनों के तकियों पर जादुई फूल रख दिए। इन फूलों की खासियत ये थी कि मर्द के छूने से वो मुरझा जाते थे, जबकि औरत के हाथ लगने से ताज़ा रहते थे। लेकिन खुशकिस्मती से अस्का के वफादार घोड़े ने उसे पहले ही उस चाल से आगाह कर दिया था। जब रात को घर में मुकम्मल खामोशी छा गई तो अस्का आहिस्ता से उठकर जीनी के कमरे में गई और उसके मुरझाए हुए फूलों को अपने ताज़ा फूलों से बदल दिया। फिर वो खामोशी से वापस अपने बिस्तर पर आई और यूं सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह सवेरे डीमन मॉम अपने बेटे के कमरे में दौड़ी। जैसा कि उसने सोचा था, उसके बिस्तर पर मुरझाए हुए फूल पड़े थे। उसके बाद वो अस्का के कमरे में गई, जहां वो अभी तक गहरी नींद में थी, और उसके बिस्तर पर भी मुरझाए हुए फूल पड़े थे। लेकिन उसके बावजूद डीमन मॉम का शक दूर ना हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि उसे अब भी यकीन नहीं कि उनका मेहमान वाकई लड़का है। चुनांचे दोनों ने सर जोड़कर उसके लिए एक और जाल बिछाने का फैसला किया। नाश्ते के बाद जीनी ने अपने मेहमान को बाजू पेश किया और उसे बाग में सैर के लिए ले गया। कुछ देर तक वो दोनों फूलों के दरमियान टहलते रहे और जीनी बार बार इसरार करता रहा कि वो अपनी पसंद का कोई फूल तोड़ ले। देखो कितने खूबसूरत फूल हैं, यहाँ से कुछ ले लो। हम अपना कीमती वक्त बाग में क्यों जाया करें? मर्द होने के नाते हमें तो अस्तबल में जाकर अपने घोड़ों की देखभाल करनी चाहिए। ये सुनकर जीनी ने अपनी माँ से कहा कि वो गलत सोच रही है और उसका नजात दहिंदा यकीनन एक मर्द है। मगर डीमन मॉम फिर भी मुतमईन न हुई। डीमन मॉम ने अपने बेटे जीनी को हिदायत दी कि मेहमान को असलहा खाने में ले जाए, जहाँ दुनिया भर के हर किस्म के हथियार लटक रहे थे, कुछ सादा और बेआराइश और कुछ कीमती पत्थरों से मुज़य्यन। इसका मकसद ये था कि अगर मेहमान लड़की हुई तो वो खूबसूरत और कीमती हथियार पसंद करेगी, लेकिन अगर वो वाकई मर्द हुआ तो ऐसा हथियार चुनेगा जो जंग के लिए मौजू हो। जब जीनी मेहमान को असलहा खाने में ले गया तो अस्का ने तमाम हथियारों को गौर से देखा, उनकी धार और नोक को परखा और आखिरकार एक पुरानी खुमदार तलवार अपनी कमर से लटका ली, जो किसी कदीम जंगजू के शायान शान थी। उसके बाद मेहमान ने जीनी को बताया कि वो अगली सुबह सवेरे रवाना होगा और सनलाइट को अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर जीनी को यकीन हो गया कि उसका नजात दहिंदा यकीनन एक मर्द है। मगर डीमन मॉम के दिल से शक थिर भी ना गया, अगरचे उसके पास खामोशी से बात मान लेने के सिवा कोई चारा न था। अगली सुबह शहजादी अस्का अपने दोनों घोड़ों के साथ जेनी के घर से रवाना हो गई। दोनों घोड़े तेजी से मैदानों और वादियों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद वो एक साफ शफ्फाफ झील के किनारे रुके ताकि घोड़े पानी पी सकें और थोड़ा आराम कर लें। झील के किनारे पुराना घोड़ा आहिस्ता से बोला, शहजादी, अब वक्त आ गया है कि मैं वापस लौट जाऊं। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए बेहतर है आप अपना सफर मेरे भाई सनलाइट के साथ जारी रखें, वो आपकी हिफाजत करेगा। फिर आंखों में आंसू लिए शहजादी अस्का ने अपने पुराने घोड़े से रुखसत ली। चंद मील और आगे बढ़ने के बाद उसने सड़क के किनारे एक सुनहरी ताज चमकता हुआ देखा। घोड़े को रोकते हुए उसने सनलाइट से पूछा, सनलाइट, क्या मुझे नीचे उतरकर ये ताज उठा लेना चाहिए या इसे वहीं छोड़ देना बेहतर होगा? शहजादी, अगर आप इसे उठाएंगी तो शायद बाद में पिछताएंगी, और अगर ना उठाएंगी तो भी पिछताएंगी। बेहतर है उसे उठा लें। ये सुनकर अस्का घोड़े से उतरी
सुनहरी ताज को एहतियात से उठाया और हिफाजत के लिए अपने सामान में रख लिया। फिर वो दोबारा सनलाइट पर सवार हुई और सफर जारी रखा। वो पहाड़ों से गुजरी, वादियों से गुजरी, घने जंगलों और फूलों से ढके खेतों को पीछे छोड़ती हुई आखिरकार शहंशाह सलीम के दरबार तक पहुंच गई। महल में दाखिल होने से पहले अस्का ने लड़के का रूप धार लिया। जब अस्का अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि शहंशाह सलीम अपने तख्त पर बैठा था और उसके इर्द गिर्द दीगर शहजादे मौजूद थे जो मुख्तलिफ सल्तनतों के बादशाहों के बेटे थे और शहंशाह सलीम की खिदमत सफाहात के तौर पर कर रहे थे। वो सब नौजवान आगे बढ़कर अपने नए साथी का इस्तकबाल करने आए और हैरान थे कि वो उस अजनबी मेहमान की तरफ ऐसी अजीब सी कशिश क्यों महसूस कर रहे हैं। लेकिन बातें करने और हैरत छुपाने का ज्यादा वक्त न था। मेहमान को सीधा तख्त के सामने ले जाया गया जहां शहंशाह सलीम बैठा था। वहां पहुंचकर शहजादी अस्का ने आहिस्ता आवाज में अपने आने की वजह बयान की। ए अजीम शहंशाह, मैं शहंशाह ज़फ़ार का बेटा हूँ। मैं आपकी 10 साला खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ और शिकस्त खुर्दा की कीमत अदा करने आया हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वफ़ादारी के साथ आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। तुम वाकई बहादुर और वफादार हो। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें तुम जैसा नौजवान मिला। आज से तुम दरबार में रहोगे और हमेशा हमारी खिदमत अंजाम दोगे। दरबार में रहते हुए अस्का दीगर सफाहात से ज्यादा मेलजोल नहीं रखती थी क्योंकि उसे खौफ था कि कहीं कोई उसकी असलियत ना जान ले। इसीलिए वो अक्सर सबसे अलग थलग रहती और ज्यादातर वक्त खामोशी से गुजारती। महल की राहों में खुद को छुपाया, बाप की खातिर सब कुछ लुटाया। बहन की याद ने दिल को रुलाया। मैं थी मगर कोई ना जाना। मैं थी मगर कोई ना जाना। एक दिन वो महल के बावर्ची खाने के एक पुरसुकून गोशे में मिठाइयाँ तैयार कर रही थी कि 2 नौजवान शहजादे वहां आ पहुंचे। अस्का ने खुश अखलाकी से उन्हें मिठाइयाँ पेश की। जब उन्होंने उन्हें चखा तो जायका इतना लजीज था कि वो बेइख्तियार तारीफ करने लगे। जल्द ही ये खबर दरबार के दूसरे नौजवानों तक भी पहुंच गई और सब इससे दरखास्त करने लगे कि वो उनके लिए भी ऐसी ही मिठाइयाँ तैयार करें। चंद दिन बाद महल के बावर्ची खाने में अचानक चूहों का हमला हो गया और तमाम बावर्ची घबराकर वहां से भाग गए। ये देखकर महल के नौजवान खिदमतगार परेशान हो गए। पूरा बावर्ची खाना तबाह हो गया। ये चूहे कहाँ से आ गए? तब वो अपने साथी मेहमान के पास गए और उससे दरखास्त की, शहंशाह के लिए खाना तैयार कर दें। शहजादी अस्का को खाना पकाने का शौक था और साथ ही वो बहुत दिल की मेहरबान भी थी। लिहाजा उसने अप्रन पहना और फौरन बावर्ची खाने की तरफ गई। जब अस्का बावर्ची खाने में खाना बनाने में मसरूफ थी, उसी दौरान कुछ नौजवान खिदमतगारों ने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। हर कोने चेक करो, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उस नए मेहमान में जरूर कोई न कोई राज छुपा हुआ है। तलाशी के दौरान उन्हें उसके सामान में एक सुनहरी ताज मिला। उसे देखकर वो और भी हैरान हो गए क्योंकि वो फौरन पहचान गए ये ताज तो शहजादी गुले राना का है कि ये ताज शहजादी गिले राना का है। दूसरी तरफ खाना तैयार हो चुका था और उसे बढ़ाकर शहंशाह सलीम के सामने रखा गया। जब शहंशाह ने खाना चखा तो उसे इतना मजेदार लगा कि उसने जरूरत से ज्यादा खा लिया। इसी दौरान चंद नौजवान खिदमतगार दरबार में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, हमने नए मेहमान के सामान की तलाशी ली है और हमें इसमें एक सुनहरी ताज मिला है जो दरअसल शहजादी गुले राना का है। वही शहजादी
जो कई बरसों से लापता है। ये खबर सुनकर शहंशाह सलीम ने फौरन मेहमान को अपने सामने बुलाया। अभी नए मेहमान को यहाँ हाजिर करो। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं आप? क्या बात है? शहंशाह सलीम ने सख्त लहजे में कहा। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम शहजादी गुल राना को जानते हो? मैंने तुम्हारे साथ दरबार के दूसरे नौजवान खिदमतगारों से ज्यादा मेहरबानी की है। सुन लो, अगर तुम किसी भी तरीके से मुझे इस ताज की मालिक यानी शहजादी गुल राना तक ना पहुंचाओ तो मैं तुम्हारा सर उसी जगह कलम कर दूंगा जहां तुम खड़े हो। बेचारी अस्का ने बहुत कोशिश की कि वो बता सके कि उसे ये सुनहरी ताज रास्ते में मिला था, मगर शहंशाह कोई बात सुनने को तैयार न था। आखिरकार अस्का ने अदब से सर झुकाया और दरबार से निकलकर अपने वफादार घोड़े सनलाइट के पास गई ताकि उससे मशवरा कर सके कि अब उसे क्या करना चाहिए। सनलाइट के पहले ही अल्फाज सुनकर अस्का का चेहरा रोशन हो गया। शहजादी घबराए नहीं। मुझे मालूम हुआ है कि शहजादी गुल राना को जीनी अगवा करके लेके आया है। वो उसे समंदर के एक दूर दराज जजीरे में कैद रखे हुए है, मगर शहजादी गुल राना ने उससे कहा है कि वो उससे शादी उसी वक्त करेगी जब वो उसे एक अजीम और कीमती तोहफा पेश करे। इसी फिक्र में वो जीनी दिन रात लगा रहता है और यही हमारा मौका है। आप वापस जाकर शहंशाह सलीम से 20 कश्तियों की दरखास्त करें और कहें कि उन्हें सल्तनत की कीमती चीजों से भर दिया जाए। ये नसीहत सुनकर अस्का फौरन दरबार की तरफ गई और शहंशाह सलीम के सामने हाजिर होकर अदब से बोली। ए अजीम शहंशाह, आपकी उम्र दराज हो। मैं आपके हुक्म को पूरा करने का तरीका जानता हूँ। अगर आप मुझे 20 कश्तियों की इजाज़त दें और उन्हें अपनी सल्तनत की सबसे कीमती अशिया से भर दें तो मैं आपको शहजादी गुल राना तक पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझे शहजादी गुल राना तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें सुल्तनत की हर चीज मिलेगी। किश्तियों को तैयार किया जाए। चंद ही दिनों में 20 कश्तियों की तैयारी मुकम्मल हो गई। फिर वो सबसे बड़ी और शानदार कश्ती पर सवार हुई और सनलाइट भी उसके साथ था। उसके बाद बादबान खोल दिए गए और सफर शुरू हो गया। 7 हफ्तों तक हुआ उन्हें सीधा मगरिब की तरफ ले जाती रही, यहाँ तक कि एक सुबह उन्होंने समंदर के उस जजीरे के दलदल देख लिए जहाँ शहजादी गुल राना कैद थी। उतरने से पहले उसने अपनी कमर के साथ सुनहरी जूतों का एक जोड़ा बांध लिया जो कीमती पत्थरों से सजे हुए थे। फिर आस्का सनलाइट पर सवार होकर जजीरे के अंदर की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर सफर करने के बाद वो एक अजीमुशान महल के सामने जा पहुंची। वहां चंद गुलाम पहरा दे रहे थे। जब उन्होंने सुनहरी जूतों की चमक देखी तो हैरान रह गए। तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? और ये कीमती जूते कहाँ से आए हैं? मैं एक ताजिर हूँ जो रास्ता भटककर इस जजीरे तक आ पहुँचा हूँ। मेरी कश्ती साहिल पर है। अगर कोई शहजादी कीमती जूते चाहती हो तो आ सकती है। गुलामों ने शहजादी गिले राना को बताया कि साहिल पर एक ताजिर आया है जिसके पास निहायत खूबसूरत सुनहरी जूते हैं। ये सुनकर उसका तजस्सुस बढ़ गया और वो खुद उन्हें देखने के लिए साहिल पर आ गई। जूते वाकई बहुत दिलकश थे। जब आस्का ने उसे कश्ती पर आकर दूसरी कीमती चीजें देखने की दावत दी तो वो इनकार ना कर सकी और कश्ती पर चढ़ गई। वहां रखी हुई कीमती चीजें देखते हुए वो इस कदर मसरूफ हो गई कि उसे खबर ही ना हुई कि बादबान खोल दिए गए हैं और कश्ती तेजी से समंदर की तरफ रवाना हो चुकी है। जब उसे हकीकत का अंदाजा हुआ तो वो बज़ाहिर परेशान और रंजीदा दिखाई देने लगी, मगर दिल ही दिल में खुश भी थी कि अब वो इस कैद से आज़ाद हो रही है। चंद दिन बाद जब वो सल्तनत सलीम के साहिल पर पहुंचने ही वाले थे तो अचानक जीनी की माँ उनके सामने आ गई। उसे मालूम हो चुका था कि शहजादी गिले राना ताजिर के साथ कैद से निकल गई है और चूंकि उसका बेटा वहां मौजूद नहीं था इसलिए वो खुद उनके पीछे आ पहुंची थी। वो एक बड़े समंदरी घोड़े पर सवार थी और गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। समंदरी घोड़ा लहरों को चीरता हुआ पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक नजर में शहजादी गुले राना ने पहचान लिया कि ये खौफनाक बूढ़ी औरत कौन है और फौरन अपने साथी के कान में सरगोशी की। ये सुनकर अस्का ने कश्ती को फौरन साहिल के करीब लगाने का हुक्म दिया। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे अस्का ने शहजादी गुले राना को जल्दी से सनलाइट की कमर पर बिठाया और खुद भी पीछे सवार हो गई। सनलाइट तेजी से दौड़ने लगा और वो दोनों
हवा की तरह वहां से दूर निकल गए। जेनी की माँ मुसलसल अपने समंदरी घोड़े पर उनका पीछा कर रही थी। सनलाइट! कुछ देर बाद अस्का ने घोड़े से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? सनलाइट ने जवाब दिया, अपना हाथ मेरे बाएं कान में डालो और वहां से एक नोकदार पत्थर निकालो, फिर उसे हमारे पीछे फेंक दो। अस्का ने वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर जमीन पर गिरा, फौरन उनके पीछे एक बुलंद पहाड़ खड़ा हो गया। मगर जीनी की माँ रुकने वाली न थी। वो अपने समंदरी घोड़े से उतरकर तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगी और कुछ ही देर में दोबारा उनके करीब पहुंचने लगी। सनलाइट! फिर अस्का झुकी और घोड़े से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? सनलाइट ने कहा, मेरे दाएं कान में हाथ डालो और वहां से जो कंघी मिले उसे पीछे फेंक दो। अस्का ने ऐसा ही किया। जैसे ही कंघी जमीन पर गिरी, फौरन उनके पीछे एक घुना जंगल उगाया जिसकी शाखें इतनी घनी थीं कि उसमें से गुजरना मुश्किल था। लेकिन जीनी की माँ रुकने वाली न थी। वो शाखों को पकड़ती हुई बंदर की तरह एक से दूसरी शाख पर झपटती आगे बढ़ती रही और कुछ ही देर में दोबारा उनके करीब आने लगी। और तेज भागो! कौन बचाएगा तुम लोगों को मुझसे? सनलाइट! ये देखकर अस्का ने घबराकर दोबारा पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? सनलाइट ने जल्दी से कहा, फौरन शहजादी गुलराना की उंगली से अंगूठी उतारकर पीछे फेंक दो। जैसे ही अंगूठी जमीन पर गिरी, फौरन उनके पीछे पत्थर का एक बहुत ऊंचा मीनार खड़ा हो गया। जीनी की माँ गुस्से से चीख उठी क्योंकि वो ना तो उस बुलंद मीनार पर चढ़ सकती थी और ना ही उसके पार जा सकती थी। गुस्से में उसने एक जबरदस्त छलांग लगाई और मीनार की दीवार से चिमट गई। अब सिर्फ उसके पंजे नजर आ रहे थे। बूढ़ी जादूगरनी ने पूरी ताकत लगा दी, मगर उसके मुंह से निकलने वाली आग अस्का और शहजादी गुलेराना तक ना पहुंच सकी। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। उसकी आग ने इर्द गिर्द की जमीन को जरूर जला दिया। इसी दौरान उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता फिसलने लगे। अचानक उसकी गिरफ्त छूट गई और जीनी की माँ नीचे आग के शोलों में जा गिरी। इसी लम्हे वो बुलंद पत्थर का मीनार भी हिलने लगा और जोरदार आवाज के साथ टूटकर उसके ऊपर आ गिरा। जब वो महल पहुंचे तो शहंशाह सलीम ने शहजादी गुलेराना का बड़े एहतराम से इस्तकबाल किया। उसे देखते ही वो उसकी खूबसूरती से मुतासिर हो गया और दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करने लगा। लेकिन शहजादी गुलेराना खुश नहीं थी। जब वो महल या बागात में घूमती तो उसका चेहरा उदास रहता, क्योंकि वो आजादी चाहती थी और उसे ये पसंद नहीं था कि वो किसी के इख्तियार में रहे। एक दिन शहंशाह सलीम ने उसे अपने साथ तख्त पर बैठने की दावत दी। उस पर शहजादी गुलेराना ने कहा, ए अजीम हुक्मरान, मैं शादी के बारे में तब तक नहीं सोच सकती जब तक मेरी तमाम घोड़नियां अपने मुकम्मल साजो सामान के साथ मेरे पास वापस न आ जाएं। ये सुनकर शहंशाह सलीम ने फौरन मेहमान को दरबार में बुलाया और कहा, ए नौजवान, फौरन जाकर घोड़नियों का पूरा हजूम मुकम्मल साजो सामान के साथ वापस ले आओ। अगर तुम ये काम ना कर सके तो उसकी कीमत तुम्हारा सर होगा। ये सुनकर अस्का ने सर झुकाकर कहा, मैं अभी आपका एक हुक्म पूरा करके लौटा हूँ और आप फौरन मुझे एक और खतरनाक काम पर भेज रहे हैं। अगर मैं उसे पूरा ना कर सका तो मेरा सर उसकी कीमत होगा। मगर मैं उन घोड़नियों को कहाँ तलाश करूं? शहंशाह सलीम ने बेपरवाही से जवाब दिया, वो कहीं भी हो सकती हैं, जमीन पर या आसमान में, लेकिन जहाँ भी हूँ तुम्हें उन्हें ढूंढ कर लाना होगा। ये सुनकर अस्का ने खामोशी से सर झुका लिया और मशवरा लेने के लिए अपने वफादार घोड़े सनलाइट के पास चली गई। अस्का ने सारी बात सनलाइट को बता दी। सनलाइट ने कहा, शहजादी जाओ और भैंस की खाल पहन लो, डरो मत, तुम इस आजमाइश में जरूर कामयाब हो जाओगी, मगर याद रखो यही ख्वाहिश आखिरकार शहंशाह के बड़े नुकसान का सबब बनेगी। अस्का ने भैंस की खाल ओढ़ ली और सनलाइट के साथ फौरन रवाना हो गई। सफर लंबा और मुश्किल था, मगर आखिरकार वो उस जगह पहुंच गए जहां घोड़नियां एक वसी चरागाह में चर रही थीं। वहां वही जीनिया मौजूद था जिसने शहजादी गिलेराना को अगवा किया था। उसे पूरा यकीन था कि शहजादी अब भी उस महल में कैद है
जहां वो उसे छोड़ कर आया था, इसलिए वो बेफिक्र होकर अपने घोड़ों की निगरानी कर रहा था। जैसे ही अस्का उसके करीब पहुंची, उसने बुलंद आवाज में कहा, जिस शहजादी को तुम कैद समझते हो वो अब आजाद हो चुकी है और तुम्हारी माँ उसे वापस पकड़ने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठी है। क्या कहा? ये खबर सुनते ही जीनी गुस्से और खौफ से पागल हो गया और दीवानावार तलवार निकालकर अस्का की तरफ झपटा। लेकिन जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, सनलाइट ने तेजी से एक छलांग लगाई। इसी लम्हे अस्का ने मौका देखा और अपनी तलवार पूरी कुव्वत से चलाई। तलवार सीधी जीनी की रान में जा लगी और वो दर्द से चीख उठा। मौका देखकर अस्का ने तमाम घोड़ों की लगामें खोल दी। फिर वो सनलाइट पर सवार हुई और हल्का सा इशारा किया। घोड़ियों का सारा हुजूम उसके पीछे चल पड़ा और यूं अस्का उन्हें साथ लेकर सीधा शहंशाह सलीम के महल की तरफ रवाना हो गई। महल पहुंचने से पहले एक झील के किनारे अस्का ने लड़के का रूप दोबारा धार लिया। शहंशाह सलीम को पहले ही फतह की खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो खुद अस्का के इस्तकबाल के लिए महल के दरवाजे पर आ गए। जब शहजादी गिले राना ने अपनी घोड़नियों को देखा तो वो खुशी से उनके पास दौड़ गई। वो एक एक घोड़नी को उसके नाम से पुकारने लगी और मोहब्बत से उन्हें सहलाने लगी। इसी लम्हे शहंशाह सलीम आगे बढ़े और दरबार में बुलंद आवाज में ऐलान किया, सुन लो सब लोगों, इस नौजवान मेहमान ने वो कारनामा कर दिखाया है जो मेरे तमाम बहादुर सिपाही भी ना कर सके। इसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। याद रखो, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा तख्त इसी नौजवान मेहमान का होगा। इस ऐलान के बाद शहजादी गुले राना आगे बढ़ी और खुशी में रक्स करने लगी। बज़ाहिर वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी और दरबार के लोग समझ रहे थे कि वो इस ऐलान से मसरूर है, लेकिन दिल ही दिल में इसके ख्यालात कुछ और थे। उसने सोचा, शहंशाह तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका है, क्यों ना उसे खत्म कर दिया जाए, फिर उस बहादुर नौजवान मेहमान से शादी कर लूं। यूं पूरी सल्तनत भी मेरी हो जाएगी और हुक्मरानी भी मेरे ही हाथ में होगी। शहंशाह सलीम को कहो कि वो मुझे अकेले में अस्तबाल में मिलने आए। अगली सुबह शहजादी गुले राना ने पैगाम भेजा कि वो शहंशाह सलीम से अकेले में इस्तबल में मिलना चाहती है। शहंशाह खुशी खुशी वहां पहुंच गया, क्योंकि वो समझ रहा था कि शायद शहजादी अब उससे शादी के बारे में बात करना चाहती है। इस्तबल में पहुंचकर शहजादी गुले राना ने घोड़नियों के दूध से भरा एक बड़ा हौज तैयार करवा रखा था। ए अजीम शहंशाह, अगर आप इस दूध के हौज में गुस्ल करें तो आपकी ताकत और जवानी हमेशा कायम रहेगी। शहंशाह ने उसकी बात पर यकीन किया और उस हौज में उतर गया। जब दूध उसकी गर्दन तक पहुंच गया तो शहजादी गुले राना ने अपने घोड़े को एक खुफिया इशारा दिया। घोड़े ने फौरन इशारा समझ लिया। उसने एक नथने से ठंडी हवा और दूसरे नथने से जलती हुई आग निकाली और चंद ही लम्हों में वो जलकर राख का एक ढेर बन गया। इस्तबल में खामोशी छा गई और शहजादी गुले राना खामोशी से इस राख के ढेर को देखती रही। फिर शहजादी गुले राना ने खादिमों को बुलाया और हुक्म दिया कि शहंशाह की मौत की खबर पूरे महल में फैला दी जाए। मेहमान को अभी बुलाया जाए। जब मौत की आखिरी रसूमात अदा हो गईं, तो शहजादी गुले राना ने उस नौजवान मेहमान को बुलाया। मुझसे शादी कर लो, यही बेहतर है इस सल्तनत के लिए, और साफ अल्फाज में उससे शादी की पेशकश की। ये सुनकर अस्का ने सच बता दिया कि वो दरअसल लड़की है जो अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए लड़के के रूप में यहाँ आई थी। अस्का की सच्चाई सुनने के बाद गुले राना ने उसके सामने एक पेशकश रखी। उसने कहा कि अगर अस्का शहंशाह सलीम का तख्त उसके हवाले कर दे और उसकी हुक्मरानी को कबूल कर ले तो वो उसी वक्त अस्का को गुलामी से आजाद कर देगी। आखिरकार दोनों के दरमियान यही मुआहिदा तय पा गया। अस्का आजाद हो गई और गुले राना ने तख्त संभाल लिया। तख्त पर बैठते ही गुले राना ने दरबार में ऐलान किया कि अब से कोई भी शहंशाह जफर की सल्तनत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। यूं ये कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है, जहां जरूरी नहीं कि कोई शहजादा आए और शहजादी को बचाए। कुछ कहानियां अस्का की कहानी जैसी होती हैं, बहादुर और नाकाबिले फरामोश।